हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के भारत में विलय के 50 वर्ष पूर्ण होने के समापन समारोह के दौरान सिक्किम के दौरे पर रहे। सिक्किम का भारत में विलय 16 मई 1975 को हुआ था और इस प्रकार से 16 मई 2025 को सिक्किम के भारत में विलय के 50 वर्ष पूर्ण हुए। सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, वो कहानी क्या थी, प्रक्रिया क्या थी, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सिक्किम का एक राज्य के रूप में उदय माना जाता है 1642 ईस्वी में, जब 3 तिब्बती लामाओं ने फुनत्सोंग नामग्याल को वहां का शासक बनाया। फुनत्सोंग नामग्याल और वहां का क्या बनाया, चोग्याल। चोग्याल मतलब वहां का शासक। और ये जो नामग्याल वंश है, इसी का सिक्किम में 333 वर्षों तक शासन रहा। यानी जब तक 16 मई 1975 में भारत में इसका विलय नहीं हो गया, तब तक नामग्याल वंश का ही यहाँ पर शासन रहा। आप जानते हैं कि इस दौरान भारत में ब्रिटिश शासकों का औपनिवेशिक शासन था और इस दौरान सिक्किम के साथ सिक्किम के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण संधियां भी हुई। इसमें एक संधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, 1861 की तुंगलोंग संधि। इस संधि के माध्यम से सिक्किम को ब्रिटिश भारत का प्रोटेक्टोरेट राज्य, संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया। यानी शासन तो चोग्याल का ही बना रहा, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश शासकों का रहा। इसके पहले भी एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी 1817 की तितालिया संधि। इस तितालिया संधि के माध्यम से ब्रिटिश शासकों ने अपने कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्यिक लाभ, व्यावसायिक लाभ सिक्किम के संदर्भ में प्राप्त किए थे। 1890 में जो कलकत्ता कन्वेंशन हुआ था, इसके माध्यम से सिक्किम की जो तिब्बत के साथ सीमा थी उसका सीमांकन किया गया। और 1904 में जो ल्हासा की संधि हुई थी, इस ल्हासा की संधि में 1890 के कलकत्ता कन्वेंशन की पुष्टि कर दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधि थी जो विशेष रूप से खास रही। जब भारत आजाद हुआ तो धीरे धीरे सिक्किम का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, वो प्रक्रिया क्या थी, वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप घर बैठकर ही जीएस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो आपको ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी आपकी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच आपको 27 अप्रैल का प्रारंभ होगा। इंग्लिश का बैच आपको 27 अप्रैल को प्रारंभ हो चुका है। ये बैच 28 अप्रैल को ये प्रारंभ हुआ है और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। तो आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ईएमआई पर भी इस फीस को जमा करा सकते हैं और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में एक विलय किस प्रकार से सिक्किम का हुआ। जैसे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे हमारे बीएन राव, वो सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक थे। वो चाहते थे कि सिक्किम के मामले में हमें सिक्किम के रक्षा, विदेश मामले और संचार व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण एस्टैब्लिश हो। उस समय सिक्किम जो है वो 3 समुदायों में विशेष रूप से बटा हुआ था, निर्जातीय रूप से। भूटिया, लेपचा और नेपाली। नेपाली समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा थी। भूटिया के नेतृत्व वाला जो राजनीतिक दल था वो था सिक्किम स्टेट कांग्रेस। लेपचा का नेतृत्व कहां पर था, प्रजामंडल में। और एक था प्रजा सुधारक समाज, प्रजा सुधारक समाज, वहां पर नेतृत्व आपको नेपाली नेता दिख जाएंगे, सुधारक समाज। ये इनकी 3 प्रमुख डिमांड थी। 3 प्रमुख डिमांड में ये था कि सिक्किम में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो, लोकप्रिय सरकार, और सिक्किम में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, और साथ ही सिक्किम का भारत में विलय हो जाए। इनकी 3 प्रमुख डिमांड ये थी। ठीक है, 1949 में ही सिक्किम में एक
सिक्किम स्टेट कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद सिक्किम में एक भारतीय अधिकारी को ही वहां का दीवान यानी मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी की पृष्ठभूमि में भारत सिक्किम संधि 1950 की विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जब भारत को वहां के रक्षा मामले, विदेश मामले और वहां की संचार व्यवस्था पर एक नियंत्रण स्थापित हुआ। संचार, ये सारे मामले भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गए। वहां की सुरक्षा व्यवस्था में एक तरह से भारत का पूरा हस्तक्षेप रहा। हस्तक्षेप क्या, भारत का नियंत्रण एस्टेब्लिश हो गया और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी एक्सक्लूसिव अधिकार एक प्रकार से भारत को मिले। 1950 की संधि विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है। 1960 में जो सिक्किम स्टेट कांग्रेस था वो टूट करके क्या हुई, सिक्किम नेशनल कांग्रेस बन गई और इसने भारत में विलय का विशेष रूप से समर्थन किया। 1960 के दशक में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके दृष्टिकोण से भारत को यह लगा कि चीन के संदर्भ में सिक्किम का एक विशिष्ट महत्व है, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और उन घटनाओं में 1962 का भारत चीन युद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। 1963 में ही आप देखेंगे कि वहां के जो चोग्याल थे, जिनका नाम था ताशी या तोशी नामग्याल, उनकी मृत्यु हुई और इनके स्थान पर थोंडुप नामग्याल वहां की शासक बनी, जो सिक्किम की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। तो जब भारत को यह एहसास हुआ कि सिक्किम भारत के लिए विशेष रूप से रणनीतिक महत्व रखता है, तो भारत ने वहां की लोकतांत्रिक ताकतों को समर्थन देना शुरू किया, जिसमें विशेष रूप से भारत में विलय के समर्थक जो नेता थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम है काजी दोरजी। अब सिक्किम में 1973 में एक विशेष जो राजशाही विरोधी आंदोलन शुरू हुआ 1973 में, और 1973 में ही हजारों लोगों की भीड़ ने राजमहल को घेर लिया। वहां के चोग्याल के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि वो भारतीय सेना को बुलाए। भारतीय सेना वहां दाखिल हुई और उसके बाद एक त्रिपक्षीय संधि हुई। 1973 में ही त्रिपक्षीय संधि अस्तित्व में आई, जिसमें चोग्याल, भारत सरकार और 3 प्रमुख राजनीतिक दल जो सिक्किम के थे वो शामिल रहे। और इस संधि के माध्यम से, इस संधि के बाद धीरे धीरे वहां राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन्हीं राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं कि 1974 में वहां चुनाव हुए और सिक्किम जो कांग्रेस है, इस चुनाव को सिक्किम कांग्रेस जीती। वहां नया संविधान बना और नया संविधान बनने के साथ साथ जो चोग्याल थे उसके राजशाही के अधिकार जो है वो बेहद सीमित कर दिए गए। 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह हुआ और ये जनमत संग्रह कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, पात्र मतदाताओं के 2/3 ने इसमें भाग लिया। और इसमें से आप देख सकते हैं कि भारत के पक्ष में जो पड़ने वाले मत थे वो थे 59,637 मत, लगभग ये भारत के पक्ष में पड़े, और विरोध में मात्र 1,496 मत भारत के विरोध में पड़े थे। एक हफ्ते के भीतर ही भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी और सिक्किम का विलय 16 मई 1975 में भारत में इस प्रकार से पूर्ण हो गया। और अब इसके 50 वर्ष 2025 में प्रारंभ हुए थे और इसी के उपलक्ष्य में, इसके समापन समारोह के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री सिक्किम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि से संबंधित कई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की, उनको आगे बढ़ाया एक प्रकार से। और इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया रही सिक्किम के भारत में विलय की। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना। दूसरा कथन है सिक्किम पहले एक राजशाही राज्य था। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन सही है पर कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।